हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट हीट कैपेसिटी है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक हीट क्या है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि जिससे हम अ, या तो सिस्टम से या तो हम सराउंडिंग से सिस्टम में दे सकते हैं या सिस्टम इसको सराउंडिंग में लूज़ कर सकता है। तो हीट क्या होगी? क्यू। क्यू इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम सिस्टम को हीट दे रहे मीन्स सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग द हीट, और मैंने आपको बताया था तब हम क्यू की वैल्यू पॉजिटिव लिखते हैं। और जब सिस्टम इज लूजिंग द हीट इनटू द सराउंडिंग तो तब हम क्यू की वैल्यू नेगेटिव लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको पता है ऑलरेडी। अब बच्चे जैसे कि हम चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ है तो हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब हीट बढ़ेगी कैसे? हीट बढ़ेगी कि जब हम उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। मान लो आपने आग जलाई, आग से क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर से वो फिर हीट ट्रांसफ़र हुई कहाँ? सिस्टम के अंदर। मान लो देखो, ये आपने एक सिस्टम है जिसके अंदर ये पानी रखा हुआ था, आपने इसको बाहर से हीट देना शुरू कर दिया, आग जला दी। अब ये सिस्टम क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा हीट को, मीन्स सराउंडिंग से सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम अपने अंदर सराउंडिंग से ले रहा है। तो अब ये क्यों जो हीट है, जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो मीन्स टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। अब हम जितना टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, जितना हम आग को और तेज़ करते जाएंगे, उतना ये सिस्टम ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो मीन्स क्यों जो हीट है इसका और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है आपस में। अब जैसे मैंने बताया कि हीट का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, मीन्स जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ही जो हीट है वो ज़्यादा सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स क्यू जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मीन्स क्यू क्या हो गया? हीट, कि एक सिस्टम हीट को कितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकता है वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब हम इस साइड को इंक्रीज़ करते हैं तो ये भी इंक्रीज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जितना टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, जितना टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे उतना सिस्टम हीट भी क्या करेगा? मोर हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और जितना हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे उतना सिस्टम लेस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन हो गया आपको। अब हम हीट इंक्रीज़ कर रहे हैं या टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं या टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये हुआ चेंज इन टेम्परेचर। या इधर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें और डिक्रीज़ करें, दैट इज़ डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर का चेंजिंग होगा उतना हीट पे उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो हीट भी कम होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं कि क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इक्वेशन समझा दी। अब क्यू, हम इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो फिज़िक्स में आपने पढ़ा कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिखा सी डेल्टा टी। ये इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू और सी जो है ये कांस्टेंट आ गया। तो यही यहाँ पे ये इक्वेशन है कि क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, वेयर कोफिशिएंट सी इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। की ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हमने सी लिया, इसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये चीज़ समझने वाली है कि सी क्या हो गया? हीट कैपेसिटी। आप
कोई चीज़ कितनी हीट को एब्ज़ॉर्ब कर रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है कि वो सब्सटेंस है कितनी। मान लो एक बीकर में हमने थोड़ा सा वाटर रखा हुआ है, एक बीकर में हमने बहुत सारा वाटर रखा हुआ है, तो हम दोनों को टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये इसको भी हीट कर रहे हैं, अब इसको भी हीट कर रहे हैं, मीन्स टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जब ये अमाउंट ही कम है तो ये हीट भी कम एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है, तो जितना हम हीट देंगे ये ज़्यादा अमाउंट होने के वजह से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो मीन्स यहाँ पे जो सब्सटेंस एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है, जो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है, उसकी अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स सी जो हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा सब्सटेंस में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा हीट कैपेसिटी होगी, मीन्स ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और जिसकी क्वांटिटी कम होगी, जिसकी अमाउंट कम होगी, वहाँ पे कम हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। मीन्स ओवरऑल जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो जितनी किसी सब्सटेंस की अमाउंट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मीन्स हम कहेंगे उसकी सी ज़्यादा है, उसकी हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। और जितनी अमाउंट कम होगी उतनी वो हीट को कम एब्जॉर्ब करेगा, तो हम कहेंगे उसकी हीट कैपेसिटी जो है वो कम है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि जो हीट है, जो हीट कैपेसिटी है वो सब्सटेंस की अमाउंट पे डायरेक्टली उसका इन्फ्लुएंस है। मीन्स क्या हुआ कि सी और अमाउंट, याद रखना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी उतनी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी। और जितनी अमाउंट कम होगी उतनी हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, वो कम होगी। तो ये दिया हुआ सी एम इज इक्वल टू सी बाई एन। अब ये समझना है जो ये सी बाई एन है, दिस सी बाई एन रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, कि जितने किसी सब्सटेंस में, हमने फर्स्ट यूनिट में आपको बताया कि एन नंबर ऑफ मोल्स, कि मीन्स एक जितने किसी चीज़ में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं तो उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। तो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उसकी क्वांटिटी भी कम होगी। तो एक मोलर सब्सटेंस में जितने मोल्स ज़्यादा होंगे उतनी हीट भी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, अब्जॉर्ब होगी। इट इज़ द हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये इसका फार्मूला है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए ये फार्मूला है हीट कैपेसिटी का। ये तो सिंपल हुआ हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या हुआ? मोलर हीट कैपेसिटी सिंपल जैसे हीट कैपेसिटी है ऐसे ही मोलर हीट कैपेसिटी है, लेकिन क्या है कि मोलर मीन्स कि एक मोल, मोल्स हम ऑलरेडी अवोगाड्रोस नंबर फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके। अगर आपको नहीं समझा तो वो लेक्चर जो है उसकी वीडियो आप देख लें। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री और 1 केल्विन और 1 सेल्सियस। कि एक मोल सब्सटेंस, याद रखना है, एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर हीट दे के 1 डिग्री सेल्सियस जब हम बढ़ाते हैं तो उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। याद रखना है हीट कैपेसिटी क्या हो गया, सिंपल, कि एक सब्सटेंस कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है वो हीट कैपेसिटी। लेकिन एक मोल सब्सटेंस कितनी हीट एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। सिमिलरली द next term is specific heat capacity. It is defined as the heat required to raise the temperature of 1 unit mass of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारे पास एक यूनिट है, सॉरी एक सिस्टम है। उस सिस्टम में हम देखें ये पूरा हमारा सिस्टम है, यहाँ से लेके ये पूरा सिस्टम। अब हम इस पूरे सिस्टम में से किसी एक पार्टिकुलर इस एरिया में देख लें, इस यूनिट में देख लें कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये एक स्पेसिफिक जगह है, एक स्पेसिफिक यूनिट है। इस स्पेसिफिक एरिया में
इस स्पेसिफिक यूनिट में कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। देखो 3 टर्म होगी। हीट कैपेसिटी कि पूरी एक सब्सटेंस कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। मोलर हीट कैपेसिटी मींस 1 मोल सब्सटेंस कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रही है कि उसका टेम्परेचर जाके 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। मींस पहले 30 था तो अब 31 हो गया, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की 1 मोल ने, उसको हमने मोलर हीट कैपेसिटी कहा। तो स्पेसिफिक हीट एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक यूनिट, एक सब्सटेंस का, एक सिस्टम का, उसको कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, क्यू इज इक्वल टू सी। क्यू क्या हो गया हीट, सी क्या हो गया हीट कैपेसिटी हो गया, एम इज द मास ऑफ सब्सटेंस हो गया, एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। ये याद रखना है। अब ये कुछ और डेफिनेशन है जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। इसमें इंथैल्पी हम पढ़ चुके हैं। इंथैल्पी चेंज मैंने आपको बताया कि इंथैल्पी चेंज क्या होता है, जिसको इंथैल्पी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड चेंज इन इंथैल्पी को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उसमें कुछ डेफिनेशन है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न क्या याद रखना है कि शाबाश, आपको याद रखना है कि बेसिकली फ्यूजन होता क्या है। जब आपको फ्यूजन का पता चल जाएगा तो आपको इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का भी पता होगा। तो ये भी हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। जनरली एक आइडिया दे देता हूँ कि एक सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होके क्या बनाएगा, वो लिक्विड बनाएगा। मीन्स एक आइस है, आइस को हमने हीट किया और वो क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये मेल्ट हुआ सॉलिड। इस पूरे प्रोसेस को केमिस्ट्री में हम फ्यूजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय द अब्सॉर्बिंग ऑफ हीट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ अब्सॉर्बिंग ऑफ हीट इज नोन एज फ्यूजन। अब इस फ्यूजन के प्रोसेस में मीन्स जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसमें कितनी हीट एनर्जी जो है वो चेंज हुई है। पहले कितनी हीट थी और अब कितनी हीट है। मीन्स आइस कन्वर्ट हुई किस में, वाटर में, तो आइस इज द सॉलिड एंड वाटर इज द लिक्विड। प्रोसेस इसने हीट को ऑब्जर्व करके, प्रोसेस को हमने क्या कहा, फ्यूजन। तो अब हमने क्या कर, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या हुआ कि पहले इसकी इंथैल्पी मान लो H1 थी, हीट कंटेंट इंथैल्पी में बता चुका हूँ आपको, और इसकी H2 है। तो इस फ्यूजन के प्रोसेस में डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। तो ये डेल्टा H जो है, इसको स्पेसिफिकली हम लिखेंगे डेल्टा H FUS। फ्यूजन मीन्स सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। तो इस फ्यूजन के प्रोसेस में कितनी इंथैल्पी चेंज हुई है, इसको स्पेसिफिकली एक टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसमें ये एग्जांपल दी हुई है जो अभी मैंने बताई आपको कि इसमें ये वाटर जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, आइस जो है ये वाटर जो सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हुई, तो इसमें जो टोटल एंथैल्पी चेंज होती है इसकी ये वैल्यू दी गई है। सिंपल आपको ये याद रखना है, वैल्यू याद रखने की नीड नहीं है, लेकिन आपको टर्म का पता होना चाहिए कि इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है। सिमिलरली इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जैसे फ्यूजन को हमने कहा, तो ऐसे ही क्या है कि जब हम लिक्विड को हीट करेंगे, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। जैसे मान लो हमने वाटर को हीट किया तो वाटर कन्वर्ट हो गया किस में, वाटर वेपर्स में। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन हुआ। तो मान लो इस लिक्विड की इंथैल्पी थी H1 और इस वेपर्स की है H2, तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल इंथैल्पी चेंज कितना हुआ, डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। मीन्स H2 क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ लिक्विड, H1 क्या हो गया, सॉरी H2 क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ गैस, एंड H1 क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ लिक्विड। तो इसको हम स्पेशल लिखेंगे डेल्टा H VAP, शॉर्ट में वेपराइजेशन। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। सिंपल चीज़ें हैं।
ऐसे ही इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या हो गया? जैसे मैंने बताया कि सॉलिड को हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, तो हमने उसको कहा फ्यूजन। लिक्विड को हम कन्वर्ट करते हैं गैस में, उसको कहा हमने वेपराइजेशन। अगर हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की मैंने एग्जांपल आपको फर्स्ट यूनिट में दी हुई है कि जो जैसे माउंटेन्स पे स्नो होती है वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में होती है, तो उसमें से कुछ तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कुछ जो है डायरेक्टली गैस बन के हवा में उड़ जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अब कितनी सॉलिड जो है वो कितना गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसके दौरान जो इंथैल्पी चेंज होगी उस इंथैल्पी को हम क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये चीज़ें आपको सिंपली याद रखनी है। एक टर्म और है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन इंथैल्पी change in enthalpy in the formation of 1 mole of a substance from its constituting elements under standard condition of temperature। हाँ, कि फॉर्मेशन क्या हो गया कि किसी चीज़ का बनना, कि मान लो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मिलके इन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, तो इसको हमने क्या कहा? फॉर्मेशन कहा। तो इसकी अब एक अलग इंथैल्पी है इन मॉलिक्यूल्स की, और इन इसकी एक अलग इंथैल्पी है प्रोडक्ट की। मान लो H प्लस एच गिव्स अस H2। ये एक एटम था, ये दूसरा एटम था, दोनों ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया, तो इनकी एक अलग इंथैल्पी है और इसकी एक अलग इंथैल्पी है। तो इनकी जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम इंथैल्पी फॉर्मेशन कहेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इन टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड रखी जाती है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? याद रखना है कि जब हम टेम्परेचर को 298 केल्विन मेंटेन रखते हैं और प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेंटेन रखते हैं, तो ये कंडीशन होती है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे कोई चीज़ छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके जब वो बड़ी बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसमें कितनी इंथैल्पी चेंज हुई स्टैंडर्ड कंडीशन में, उसको हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। सिमिलरली इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन भी वही है। कंबस्शन क्या हुआ? इग्निशन, कि द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल दैट इज नोन एज कंबस्शन। जैसे आपने किसी चीज़ को जलाया, आपने मान लो वुड था, उस वुड को जब आपने जलाया तो उससे क्या लगी? आग लगी, फायर हुआ। तो इस वुड की एक अपनी इंथैल्पी थी, जब फायर हुआ, आग लगी उसकी, तो उसकी अपनी इंथैल्पी है। तो टोटल हम क्या कहेंगे? डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 की कितना इंथैल्पी चेंज हुई। तो ये इसको हम लिखेंगे डेल्टा H COMB, मीन्स कंबस्चन से कितनी इंथैल्पी जो है वो चेंज हुई है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे जो रिएक्शन दी हुई है कि अगर हम मीथेन, एक हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन होता है, आगे पढ़ेंगे हम, मीथेन को जब हम हीट करते हैं तो याद रखना किसी भी चीज़ को जब आग लगती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में लिखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फायर होती है। तो जब मीथेन बर्न करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इनकी एक अपनी इंथैल्पी थी और इनकी एक अपनी इंथैल्पी है। तो इन जब इस इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक पहुंचते हुए ये सारा प्रोसेस हुआ कंबस्चन से, और कंबस्चन से कितनी इंथैल्पी चेंज हुई उसको हमने इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन कहा। ये आपको याद रखना है। बाकी जो टर्म हम हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।